Sponsored by Life Care Hospital and Research Center. Best treatment facility available. Address Janta College Road, Anantpur, Rewa. नमस्कार, मैं हूं आस्था। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर आप तक। राहुल गांधी ने संविधान बचाने का संकल्प लिया है। उस संकल्प को हम सब लोग पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैंने भी लोकसभा में संविधान को बचाने का संकल्प लिया है। इसलिए संविधान की रक्षा करना और उसे अक्षुण्य बनाए रखना हम सब का दायित्व है। ये बातें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज संसदीय क्षेत्र से सांसद उज्जवल रमण सिंह ने खबर आप तक से एक खास मुलाकात के दौरान कही। उन्होंने कहा कि संगम नगरी हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर है। इसे संरक्षित और संवर्धित करने के लिए वह निरंतर प्रयासरत रहेंगे। कहा कि क्षेत्र के मतदाताओं ने उन पर भरोसा जताया है, इसलिए इस क्षेत्र के विकास के लिए वह दृढ़ संकल्पित है। जहां बंद पड़ी कंपनियों को चालू करवाने का प्रयास किया जाएगा, वहीं लोहगड़ा में रिफाइनरी जो अभी तक चालू नहीं हो पाई, 28 वर्ष बीत गए, उसे चालू करवाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार के प्रति जहां आभार जताया, वहीं सौतेला व्यवहार करने की बात भी कही। सांसद उज्जवल रमण सिंह ने कहा कि सभी बड़े शहरों को मेट्रो सेवा प्रदान की गई, लेकिन प्रयागराज को नहीं। इससे यहाँ के लोगों में आक्रोश है। साथ ही जातीय जनगणना जैसे मुद्दों पर खबर आप तक से कांग्रेस सांसद उज्जवल रमण सिंह ने खुलकर बातचीत की। आइए सुनते हैं। जब कभी राष्ट्रीय राजनीति की बात हो और उसमें इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र की चर्चा न हो तो राजनीति के मायने अधूरे माने जाते हैं। हम बात कर रहे हैं उस संगम नगरी की जिसे प्रधानमंत्रियों का शहर माना जाता है। इलाहाबाद में 2 संसदीय सीट है, एक फूलपुर और अब ये प्रयागराज इसको कहते हैं। इस संसदीय क्षेत्र ने तीन प्रधानमंत्रियों दिए हैं, उनमें से पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और बीपी सिंह। साथ ही साथ अगर हम देखें कि इस शहर से होकर के जाने वाले 7 ऐसे प्रधानमंत्री देश को दिए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। उसमें अगर हम कहें तो गुलजारी नंदा जी का नाम लिया जा सकता है, चंद्रशेखर जी का नाम लिया जा सकता है, राजीव गांधी जी का नाम लिया जा सकता है, इंदिरा गांधी जी का। कुल 7 प्रधानमंत्री इस संसदीय क्षेत्र में दिए हैं देश को। आज हम ऐसे शख्सियत से आपका परिचय कराना चाहते हैं जो उस संसदीय क्षेत्र से इस बार 2024 के लोकसभा चुनावों में मतदाताओं के आशीर्वाद से, उनके मतदान से आप लोकसभा पहुँचे हैं। हमारे बीच मौजूद हैं उज्जवल रमण सिंह जी। आप 2024 में लोकसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी से आप रहे। कांग्रेस पार्टी 1984 के बाद 2024 में उसको यहाँ से उज्जवल रमण सिंह के नाम से एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसी शख्सियत बनती है जो सीधा कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने पहुँचते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। 2024 का जो चुनाव रहा है, हम अगर इसको कहें कि विरासत को संभालने का चुनाव रहा है। एक वो भाजपा के कद्दावर नेता केशरीनाथ त्रिपाठी जो पूर्व राज्यपाल रह चुके, उनके बेटे नरेश त्रिपाठी, और दूसरी तरफ आप पिताजी कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती है, राशि लाल उनका बड़ा नाम है। उनकी विरासत को संभालने की जिम्मेदारी आपको पड़ रही है। बहुत कांटे की टक्कर रहती है। कांग्रेस पार्टी से पहले कभी 4000 कभी 5 वोट मिलता था उसको, लेकिन इस 2024 के चुनाव में आपको एक बड़ी जीत हासिल हुई है। काफ़ी वोटों के अंतर से आपने भाजपा को, उनके प्रत्याशी को डिफीट किया है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई, और इस विचारधारा की लड़ाई में एक तरफ गंगा जमुनी तहजीब है, एक तरफ जो सबको साथ लेकर चलने वाली विचारधारा है, एक तरफ जो सामाजिक न्याय है उसकी लड़ाई है, एक तरफ जो समता मूलक समाज बनाने की संरचना है उसका एक संकल्प है। तो जो ये संकल्प है, जो इस विचारधारा से हम लोग आते हैं, इस विचारधारा को निश्चित तौर से प्रयागराज में लोगों ने मजबूत करने का काम किया, अपना आशीर्वाद किया। और ये मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि ये जीत प्रयागराज की जनता की जीत है, कि किसी एक व्यक्ति, एक पार्टी की जीत नहीं। प्रयागराज की महान जनता ने एक ऐतिहासिक मत देकर एक ऐतिहासिक जो निर्णायक फैसला था वो देने का काम किया,
जिसके बदौलत ये सब संभव हुआ। और आगे चलकर जो प्रयागराज की गिरती हुई गरिमा है, जो अस्तित्व है, जिसके साथ खिलवाड़ और कोतेला व्यवहार डबल इंजनों की सरकार ने किया, उसको हम लोग फिर पुनर्स्थापित करने का पूरा प्रयास करेंगे। कांग्रेस चुनाव जीतने के बाद अभी हाल ही में संविधान सम्मान सम्मेलन आपने आयोजित किया था, उसमें राहुल गांधी जी भी शिरकत करने आए थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस संसदीय क्षेत्र में राहुल गांधी के आना और आपका चुनाव जीतना पूरे यूपी को साधने की कहीं कोई योजना तो नहीं? निश्चित तौर से गांधी परिवार का प्रयागराज और इलाहाबाद की धरती से आज से नहीं, पंडित मोतीलाल नेहरू जी के ज़माने से एक पारिवारिक लगाव है। और उस लगाव के नाते और उस परिवार की बहुत सारी धरोहर और विरासत आज प्रयागराज में उपलब्ध हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि उनका लगाव की वजह से वो लोग बराबर आते भी रहे हैं और आने वाले दिनों में और ज़्यादा भी आते रहेंगे। और जो संविधान जो सम्मान सम्मेलन की बात है, हम लोगों ने चुनाव में लोगों के बीच जाकर संविधान को बचाने के लिए, संविधान को अक्षुण्ण रखने के लिए एक लोगों में वादा किया था। और उस वादे को हम लोग जब संसद में गए तो हम लोगों ने जो शपथ भी ली, उस संविधान को सामने रखकर हम लोगों ने शपथ ली है। तो निश्चित तौर से हमारे नेता राहुल गांधी जी की, जो लोग सभा में नेता विपक्ष हैं, उनकी प्रतिबद्धता है, उनका संकल्प है, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति है, जिसके बदौलत हम संविधान को हर स्थिति में मजबूत रखने का हम लोग प्रयास करेंगे। और इस तरह के आयोजन पूरे देश में सिविल सोसाइटीज़ के द्वारा आयोजित किए जाते रहेंगे। ये हम लोगों का जो सिविल सोसाइटीज़ के लोग हैं, इस तरीके का आयोजन करके जो संकल्प लिया था चुनाव के पहले, इसको आगे के स्तर पर हम लोग ले जाने का, जिससे जनता इससे जुड़ सके। जिस दिन जन भावना, अभी तो चुनाव में लोगों को जोड़ा, अब लोगों को आगे जोड़कर संविधान को मजबूत करने का काम हम लोग करेंगे। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद, उनकी मांग है कि पूरे उत्तर प्रदेश को 4 अलग-अलग राज्यों में विभाजित कर दिया जाए। इस पर आपका क्या है? देखिए, ये उनकी व्यक्तिगत मांग है, वो अपनी पार्टी है और सांसद है, तो वो स्वतंत्र है अपनी मांग को दोहराने के लिए। जब विषय कोई सामने आएगा तो उस पर पार्टी अपना निर्णय करेगी, लेकिन वर्तमान समय में कोई भी ऐसी परिस्थिति सामने नहीं है। मेरा है कि काल्पनिक प्रश्न का काल्पनिक जवाब देने से बेहतर है कि जब समय आए तब उसका उचित पार्टी की तरफ से जो है उत्तर जो है लोगों के सामने रहे। आपके संसदीय क्षेत्र में महाकुंभ आयोजित होने जा रहा है, इसको लेकर के क्या तैयारियाँ हैं? देखिए, सरकार जो भी सरकारें रही, मुलायम सिंह यादव जी रहे, अखिलेश यादव जी रहे, हमेशा कुंभ अच्छा रहा है। वर्तमान सरकार भी प्रयास कर रही है, लेकिन काम की गति बहुत धीमी है। मैंने अधिकारियों के संज्ञान में इस बात को लाया है कि काम की गति को बढ़ाने का काम किया जाए और काम की गुणवत्ता के साथ कोई खिलवाड़ न हो। क्योंकि अगर गुणवत्ता, होता क्या है कि अंत में काम करने पर लीपापोती होती है, लीपापोती से जो स्थायी निर्माण है और जो गुणवत्तापूर्ण कार्य होने चाहिए वो सुचारू ढंग से नहीं हो पाते हैं। तो हमने अधिकारियों से बात करके उनके संज्ञान में बात लाए हैं और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि सरकार सजग रहेगी। सरकार कुंभ को जैसा भव्य दिव्य कुंभ बनाना चाहती है वो हो, लेकिन ये हमारी पुरातन संस्कृति है, लोगों की ये हमारी सभ्यता है और प्रयागराज की पहचान है संगम नगरी। और बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश ही नहीं, छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और उस 1.5 से 2 महीने के बीच यहाँ पर जो है माँ गंगा के तट पर जो है रहकर कुछ न कुछ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, दान पुण्य करते हैं और निश्चित तौर से एक सांस्कृतिक मैं कहूँ जो धरोहर है उसको आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन सरकार को गति बढ़ानी चाहिए और गति अगर नहीं बढ़ी तो निश्चित तौर से उसकी जांच भी होनी चाहिए कि आखिर क्यों नहीं गति बढ़ पा रही है, क्यों नहीं काम अच्छा हो पा रहा है।
लेकिन मुझे विश्वास है कि जैसा मैंने अधिकारियों को कहा है उसका संज्ञान लेकर बेहतर काम करेंगे। आपने कांग्रेस पार्टी 2024 में ज्वाइन किया। आप राजनीति की शुरुआत समाजवादी पार्टी से की, वहाँ से आप विधायक बने, ग्राम संगठन में आप पर्यावरण मंत्री बनाए जाते हैं। आए वक्त पर सपा से कांग्रेस में आना और अब आप कांग्रेस में हैं, तो कैसा आप महसूस कर रहे हैं? एक समाजवादी पार्टी की राजनीति आपने की और कांग्रेस की राजनीति आप कर रहे हैं, इस पर क्या देखिए विचारधारा है, जैसा मैंने कहा सामाजिक न्याय की लड़ाई हो या समतामूलक समाज को बनाने का व्यवस्था हो, समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा एक है। और ये मैंने पहले भी कई बार इस बात को कहा है कि ये दोनों शीर्ष दल के नेताओं का एक फैसला था और उस फैसले के तहत निश्चित तौर से विचारधारा को मजबूत करेंगे, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे, इंडिया गठबंधन को हम लोग मजबूत करेंगे और प्रदेश में भी आने वाले दिनों में 27 में भी सरकार बनाने का हम लोग काम करेंगे। लोकसभा संसदीय क्षेत्र आप जैसे मतलब पार्लियामेंट आते हैं और उसमें कुछ क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के आपने कोई मांग उठाई या किस तरह का जो जिम्मेदारी हमको लोगों ने दी है, जिस विश्वास के साथ लोगों ने हमको जो है समर्थन किया है और सत्र में भी हमने जो है लोकसभा में रिफाइनरी का मुद्दा उठाया था सबसे पहले कि 1996 में उस रिफाइनरी को बनाने के लिए शिलान्यास हुआ था। आज 28 साल बीत गए लेकिन उसका काम अभी तक जो है शुरू भी नहीं हो पाया। तो हमने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी जी से भी आग्रह किया है, इसको संसद में भी इसको उठाने का मैंने काम किया था और मुझे पूर्ण विश्वास है उत्तर प्रदेश सरकार भी इसमें सहयोग करे और केंद्र सरकार से मांग करे कि रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स अगर जो है 12 क्षेत्र में लग जाता है तो यहाँ से लेकर मध्य प्रदेश और करीब 10 जिलों में इसका व्यापक असर होगा और व्यापक फायदा होगा। तो इसलिए मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने शुरुआत की है। दूसरा, हमने प्रयागराज में जो उस समय सूखा पड़ा हुआ था क्योंकि वर्षा देर से शुरू हुई और उस समय लोग त्राही कर रहे थे, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे नहरों के पानी की समस्या हो, चाहे सरकारी ट्यूबवेल जो ठप पड़े थे उसकी समस्या हो। इस मांग को भी हमने केंद्र में वहाँ संसद में उठाने का काम किया था। फिर हमने प्रयागराज में मेट्रो का न होना, ये एक सांस्कृतिक और धरोहर है और विरासत यहाँ आज से नहीं, ये शैक्षणिक केंद्र भी रहा है। यहाँ की यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कही जाती रही है और शिक्षा के एक नहीं कम से कम यहाँ 15 ऐसे उच्च शिक्षा के संस्थान हैं जो उच्च कोटि की शिक्षा यहाँ पर दे रहे हैं। तो अगर यहाँ पर जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश के कबाल टाउन हैं, बड़े शहर हैं, सब जगह मेट्रो हो गई, सिर्फ प्रयागराज को छोड़कर। इसका भी मुद्दा हमने संसद में उठाया था और आने वाले दिनों में जब कभी भी हमको मौका मिलेगा प्रयागराज के मुद्दे संसद में जरूर होंगे। बहुत सारी फैक्ट्रियाँ यहाँ संचालित होती है वो बंद पड़ गई हैं, इस पर आपका क्या? इस मुद्दे को भी हमने जो है वहाँ के उच्च जो मंत्रीगण हैं उनके संज्ञान में लाए थे और मुझे खुशी है कि भारत सरकार ने इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी में प्रयागराज को जोड़ने का काम किया है। हम इसके लिए आभार व्यक्त करना चाहेंगे केंद्र सरकार का और मुझे बस एक ही चीज़ उम्मीद है कि इसका काम त्वरित गति से हो और समयावधि मैं जब अगली सत्र में मैं अश्विनी वैष्णव जी से मिलकर मैं प्रयास करूंगा और जो संबंधित अन्य मंत्रालय हैं इनसे भी मैं मिलकर ये प्रयास करूंगा कि जो केंद्र सरकार ने घोषणा किया है, क्योंकि प्रयागराज में लैंड बैंक उपलब्ध है, जो केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जी की जो भी मंशा रही उस मंशा को जमीन पर उतारना बहुत जरूरी है। जितना जल्द उतरेगा उससे प्रयागराज का निश्चित तौर से लाभान्वित होगी और ख़ास तौर से जो यहाँ के नवयुवक हैं जो आज नौकरी की तलाश में जो है दर भटक रहे हैं उनको एक बड़ा अवसर मिलने की एक आशा की किरण जगी। जातीय जनगणना को लेकर के आपके क्या? हमारी पार्टी का स्पष्ट मत है। हमने चुनाव घोषणा पत्र में इस बात को कहा था कि जातीय जनगणना होनी चाहिए और इस बात को नेता विपक्ष लोकसभा राहुल गांधी जी ने मजबूती के साथ उठाया है।
संसद में भी कई बार उन चीज़ों को रखा है और मुझे विश्वास है आज नहीं कल जातिगत जनगणना जरूर होगी। जनगणना होने से सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि आपके पास जब आंकड़े आ जाते हैं तो जो भी आप कार्य करना चाहें उसको उसी हिसाब से आप कार्यों में जो है बंटवारा कर सकते हैं। आप एक शुरुआत है, ये अंतिम कड़ी नहीं है जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना की शुरुआत होगी 1931 में तक, आखिरी बार जो है जातिगत जनगणना हुई थी। तो मेरा मानना है कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो भी इस बात की समझ नहीं कि जनगणना होने से जो लाभ हो सकते हैं, जो हिस्सेदारी मिल सकती है, वो उससे अगर आप न करके उससे ज़्यादा बड़ा नुकसान हम लोग कर रहे हैं। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये मान लेना चाहिए और जातिगत जनगणना कराना चाहिए। Co-sponsored by Food Costa, समदड़िया गोल्ड, सिरमौर चौराहा, रीवा, MP।